जय हिंद साथियों, आप सभी का इस आज के सेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त ऊष्मा। कल के यानी कि पीछे की वीडियो वाले सेशन में हमने जाना था पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए किन किन चीज़ों की किन किन आवश्यक शर्तों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से कारक हैं जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन सब तमाम टॉपिक्स, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम जानने वाले हैं गुप्त ऊष्मा। किसी भी पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के वक्त उसे कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा उस पदार्थ में समाहित हो जाती है और उसका परिवर्तन पर कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे जो है परिवर्तन, ऐसे जो है ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये गुप्त ऊष्मा किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। गुप्त ऊष्मा किसी भी पदार्थ को जब दी जाती है, किसी भी पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन करने के लिए हम उसमें ऊष्मा देते हैं, उससे ऊष्मा लेते हैं। अर्थात किसी पदार्थ, कोई पदार्थ जब ऊष्मा ग्रहण करता है या ऊष्मा का ह्रास करता है तो उस पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का ऑब्जर्वेशन, हीट का ऑब्जर्वेशन करते वक्त एक हीट की इतनी मात्रा जो उसमें समाहित हो जाती है, ऐसी जो हीट की जो वो मात्रा होती है, ये आपकी लेटेंट हीट कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो ऐसी ऊष्मीय ऊर्जा जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, ऐसी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात किसी भी पदार्थ की वो जो ऊष्मा जिसकी आपूर्ति का मतलब सप्लाई कर देने पर, तो किसी भी पदार्थ को वह उसमें ऊर्जा जिसकी आपूर्ति करने पर उस पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, भौतिक अवस्था बदल जाती है, ऐसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए हम एक बर्फ का टुकड़ा ले रहे हैं और बर्फ को ऊष्मा देने पर बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाता है। तो बर्फ का पानी में जब बदलना शुरू हो जाता है तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं? उसको हीट देते हैं और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही पानी में बदलना शुरू हो जाती है। तो बात करें जब हम इसको हीट देंगे तो 0 डिग्री, जब ये बर्फ जल में बदलना शुरू हो रहा होगा तो उस वक्त इसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बदलना शुरू हो जाएगा और इसकी जो तापमान है पानी के तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी जब तक कि ये जो बर्फ का टुकड़ा होगा पूरा का पूरा पिघल नहीं जाएगा। तब तक बर्फ, जो पानी का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी जब तक कि पूरा बर्फ पिघल नहीं जाएगा। और बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम, ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। अगर हम 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित कर रहे हैं, 1 किलोग्राम बर्फ को, तो हमें 3.34 गुणा 10⁵ जूल ऊर्जा जो होगी, हीट ऊष्मा होगी, वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी जो उसमें समाहित हो जाएगी जब तक बर्फ जल में परिवर्तित होगी तब तक। क्योंकि आप ये देख रहे हो जब हम बर्फ को हीट दे रहे होंगे और वो जो बर्फ होगी वो पानी में बदलना प्रारंभ कर रहा होगा, धीरे धीरे गल रही होगी। तो जब गलती है, बर्फ पानी में पिघलता जाता है, बदलता जाता है, तो जब तक वो बर्फ पानी में बदलता है तब तक उस पानी के तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तब तक वो उस पानी का तापमान कितना रहता है? अर्थात उस बर्फ या पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। आप चाहे जितनी ऊष्मा उसको उस वक्त दे दो, तो इतनी सारी जो तुम ऊष्मा दे रहे हो उसे, तो ये ऊष्मा जा कहाँ रही है? तो ये ऊष्मा बर्फ के पिघलने के लिए आवश्यक होती है। ये जो ऊष्मा तुम दे रहे हो, 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में इतनी जो तुम ऊष्मा दोगे तो ये उसको पिघलाने के लिए खर्च हो जाती है। तो ये जो है इतना ऑब्जर्व कर लेता है, यही ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। और ये गुप्त ऊष्मा चूंकि बर्फ पिघल रही है अर्थात गल रही है, तो ये इतनी ऊष्मा बर्फ की
गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। ओके, इतना समझ में आ गया। ये इतना हम जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये परिभाषा है ये नोट कर लीजिए आराम से, और ये जो है आप लिख सकते हो। ये गुप्त उष्मा आपको समझ में आ गई। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ये भी लिख लीजिए। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। क्योंकि एक ठोस से द्रव में बदलेगा पदार्थ, तो वो पदार्थ गल पिघल रहा होगा, इसलिए ये जो एक पहला टाइप है, प्रकार है टाइप, ये गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। गलन की गुप्त उष्मा। और दूसरा है कोई द्रव जो पदार्थ होगा वो वाष्प में बदल रहा होगा, तो ये जो होगी वो वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले आप जो है इस जो है स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जानते हैं गलन की गुप्त उष्मा। हमने अभी पीछे जाना कि जो गुप्त उष्मा होती है वो दो प्रकार की होती है। गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। किसी भी ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है, और किसी द्रव पदार्थ का वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वह उस द्रव की वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त उष्मा ठोस के लिए होती है, वाष्प की गुप्त उष्मा द्रव पदार्थ के वाष्प में बदलने के लिए आवश्यकता होती है। अब हम जो इन दोनों टॉपिक्स का एक एक करके परिभाषा और इसके बारे में जान लेते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। इसमें परिभाषा में लिखा हुआ है कि गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। लिखा है एक वायुमंडलीय दाब। अगर आपने पिछले वीडियो को एक करके देखा है तो हमने वहां पर वायुमंडलीय दाब को बहुत ढंग से बताया है। वायुमंडलीय दाब क्या है ऐसा जान लीजिए बेसिकली, कि हमारे ऊपर तथा पृथ्वी के चारों तरफ वायु का पूरा घेरा है और कई 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, और वायु जो है प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ में भार होता है, तो भार के कारण इतनी ऊंचाई तक सघन मात्रा में सघन रूप से वायु फैली हुई है। तो वो जो वायु है अपने भार के कारण जो उसका अभिलाक्षणिक गुण है, तो वायु क्या करती है, नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स वायु के नीचे पड़ता है उस पर जो है भार लगाता है, अर्थात एक फोर्स लगाती है। इसी को वायु के कारण लगने वाला जो बल होता है लंबवत बल, इसी को हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय मतलब वायु के द्वारा लगने वाला जो बल होता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो एक वायुमंडलीय दाब, तो जो एक वायुमंडलीय दाब होता है चूंकि सभी के ऊपर, सभी पदार्थों के ऊपर, सभी वस्तुओं के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सरफेस पर लगता है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ, 1 kg का अगर कोई सॉलिड पदार्थ है जिसका वजन, किसी ऑब्जेक्ट का वजन 1 किलोग्राम है, तो उस ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की वह उष्मा गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। हर ठोस पदार्थ की अलग अलग गुप्त उष्मा होती है। लोहे की गलन, अब जैसे बर्फ की है, गलन की गुप्त उष्मा अलग होगी, और अन्य ठोस पदार्थों की गलन की गुप्त उष्मा अन्य अलग अलग होती है। जैसे लोहे को पिघलाने के लिए उसकी गलन की गुप्त उष्मा भिन्न होगी, और ठोस को पिघलाने के लिए जो उसकी गुप्त उष्मा होती है वो कुछ दूसरी होगी। तो यहाँ पे हमने पीछे जान लिया कि ठोस की जो 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ है उसको बर्फ में पिघलाने के लिए हमें 3.34 × 10⁵ जूल ऊर्जा की आवश्यकता, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इतनी ऊष्मा हमें ठोस को, बर्फ को, 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए हमें इतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये होगी हमें गलन की गुप्त उष्मा। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ये परिभाषा है, बहुत ही आसान और कम से कम शब्दों में लिखी गई है। आप जो इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम जान लेते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसको अंग्रेजी में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसमें क्या होता है कि कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है और किसी द्रव पदार्थ को उसके वाष्प में अर्थात भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और हर एक द्रव पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। इसको बेसिकली हम पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो लिखा है एक वायुमंडलीय दाब, दाब का बहुत प्रभाव पड़ता है। दाब और ताप ये दो चीजें पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ है, कोई 1 केजी का अगर कोई लिक्विड पदार्थ है, उसको उसके क्वथनांक पर, और हर एक द्रव पदार्थ का उसका क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उस क्वथन बिंदु पर जब वो पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसको हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में बदलने की जो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्वथनांक बिंदु पर उस द्रव पदार्थ का भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसा कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी की जो गुप्त जल की जो होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। अर्थात 1 किलोग्राम वाटर है, उसको भाप में बदलने के लिए अब 22.5 × 10⁵ जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, एक प्रश्न और आता है, उसको भी देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया तो जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न है जो आप सभी के मन में आता होगा कि उबलते पानी, जो बॉइलिंग वाटर होता है, जब पानी गर्म हो रहा होता है किसी बर्तन में, कढ़ाई आदि में, तो उस गर्म होते हुए अर्थात उबलते हुए पानी में अगर हम हाथ लग जाए या पैर पे लग जाए तो जलन होती है। और वहीं उससे जो निकल रही भाप होती है, भाप में अगर हाथ लग जाए तो हमें और अधिक जलन होती है। आपकी मम्मी या आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपकी मम्मी भी कहती होंगी, उससे कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी के अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जलन होती है। तो उसका अंतर या उसका कारण हम आज जानने वाले हैं। इसका जो मूल कारण होता है ये होता है गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ही वो कारण है जो हमें पानी से जलने पर, गर्म पानी से जलने पर, वाष्प से जलने पर उसकी अपेक्षा इसमें हमें ज्यादा जलन होती है, ज्यादा दर्द होता है। इसका कारण है गुप्त ऊष्मा। क्योंकि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है, जल की जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। तो जो भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है और पानी की गुप्त ऊष्मा कम होती है। इसलिए हमें भाप लगने पर हमें जो है जलन ज्यादा होती है अपेक्षा की गर्म या खोलते हुए पानी से। तो सिर्फ गुप्त ऊष्मा का खेल होता है, गुप्त ऊष्मा ज्यादा, जलन ज्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा कम है, जलन कम होगी, क्योंकि पानी की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कम होती है। ओके, और इसलिए हमें जो है ज्यादा जलन होती है। तो हमने आज जान लिया गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ की वो ऊष्मा, हम ऊष्मा की बात करी जा रही है, गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई ऊष्मा। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ को पानी में अर्थात जल में, द्रव में, पदार्थ में बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को 1 वायुमंडलीय दाब पर अगर उसको ठोस पदार्थ से द्रव्य पदार्थ में बदलना है तो उसके लिए जितनी हमें उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है वह उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आई होप आप सभी लोग गुप्त ऊष्मा को अच्छे से समझ गए होंगे। गुप्त ऊष्मा के प्रकार भी पढ़ लिए हैं और
अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के क्रम में ही एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन। इसको अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन एक प्रोसेस है जिसमें अवस्था परिवर्तन के विशेष प्रक्रिया, विशेष तरीके को दिखाया जाता है, बताया जाता है, वर्णित किया जाता है। इसमें बताया गया कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले, तो किसी भी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करते हो आप तो सबसे पहले क्या में बदलता है? द्रव अवस्था में बदलता है। लेकिन अगर वो द्रव में ना बदले और सीधे गैस में बदल जाए तथा उस गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले, चूंकि गैस को अर्थात वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में बदलता है पहले, फिर और ठंडा करेंगे तब वो जाकर के ठोस में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रम छूट जाता है, बीच का सिस्टम छूट जाता है। इसमें द्रव को गर्म करने पर ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, और उसे पुनः ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाए तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अर्थात ठोस को गर्म करिए तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, और गैस को पुनः ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाए तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सब्लिमेशन कहलाती है। इसका उदाहरण है कपूर। सभी के घरों में अगर पूजा होती है तो सभी को पता है कपूर को जब गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधा भाप में बदल जाता है, और उस भाप को अगर फिर पुनः समेटे और पुनः उसको ठंडा करें तो वो हमें कपूर प्राप्त हो जाती है, जो कि सॉलिड पदार्थ होता है। और आयोडीन भी जो होती है, आयोडीन जिसको नमक में मिला करके हम खाते हैं, तो आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित वाला पदार्थ होता है जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। ओके, तो इसीलिए कपूर को जब भी रखा जाता है, कपूर को बंद डिब्बे में रखा जाता है, क्योंकि गर्मी पाकर के जो है वाष्पित हो जाएगा, कपूर मिलेगी नहीं, गायब हो जाएगी। इसलिए कपूर को हमेशा एक जो है बंद डिब्बे में रखा जाता है। इतना आपको समझ में आएगा। आई होप ये ऊर्ध्वपातन जो टॉपिक आपको समझ में आया। अब क्या करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को अंग्रेजी में इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन। और ये वाष्पीकरण की क्रिया किसको कहते हैं कि किसी द्रव पदार्थ का गैस में परिवर्तित होना हमें वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण क्वथनांक के ऊपर पॉइंट्स में भी होता है, लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर, अर्थात जल का जैसे क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर, 100 डिग्री से कम तापमान पर किसी द्रव पदार्थ का अर्थात पानी का कम तापमान पर पानी का गैस में बदलना जो होता है, ये हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण का अर्थात अर्थ यही होता है कि हमारा द्रव से वाष्प में बदल जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन एक तो पॉइंट मेंशन करना है कि क्वथनांक से निम्न तापमान पर यह प्रक्रिया होनी चाहिए, ये आपका वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी होता है, 70 पर भी होगा और 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी होगा। सब तापमान पर, इन सब पॉइंट्स पर, इन सब तापमान पर, ताप बिंदु पर द्रव पदार्थ पानी का वेपोरेशन होता है। लेकिन अंतर इतना होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कम वेपोरेशन होगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा, और 70 से भी ज्यादा 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का हमारा वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण इसमें 90 डिग्री सेल्सियस पर शीघ्र मतलब जल्दी ये प्रक्रिया होगी, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर धीमा होगा। एक और अंतर एक है कि वातावरण में ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, दिन के समय में हमेशा चलती रहती है। ये इतना टॉपिक्स हो गया। इसी क्रम में एक और टॉपिक्स है, इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो वाष्प में बदलने वाली क्रिया को धीमा और तेज करने का काम करते हैं, अर्थात प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला जो सबसे बहुत बड़ा जो कारण होता है वो होता है तापमान था टेम्परेचर जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने का काम करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही तीव्र होगी, उतनी ही ज्यादा तेज होगी, और कम तापमान में वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। वाष्पीकरण जैसे कपड़े अगर फैले हैं, आपने डाल दिया है धो करके, तो अगर तापमान ज्यादा था, धूप ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। धूप कम है तो धीमी गति से कपड़े आपके सूखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट्स है वो है सतह का क्षेत्रफल अर्थात एरिया, क्षेत्रफल। जिस पदार्थ का वाष्पीकरण जो हो रहा है तो उसका सतही जो क्षेत्रफल है वो कम है कि ज्यादा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र होगी या तेज होगी, अगर क्षेत्र कम है तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। इसीलिए कपड़ों को हम जब सुखाने के लिए छोड़ते हैं तो उसको फैला देते हैं, फैलाने पे उसका क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र हो जाती है। अगला जो कारण है वह है आर्द्रता अर्थात नमी। वायुमंडल में कितनी नमी है? अगर हवा में नमी ज्यादा है तो कपड़े देर में सूखेंगे, और अगर नमी कम है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। और ये जो है मुख्यतः 3 पॉइंट्स हैं जिस पर वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित करने में इनका अहम भूमिका होती है। तापमान सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की क्रिया उतनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी अगर तापमान में कमी आती, गिरावट आती है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया और तेज हो जाती है, व क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ह्रास हो जाता है। आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही नीचे होगी, निम्न होगी, और आर्द्रता जितनी कम होगी वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही ज्यादा तीव्र होने वाली होती है। तो आज हमने इस सेशन में कवर किया है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार के होते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला पॉइंट हमने जाना है ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में 3 मुख्य है, तापमान, क्षेत्रफल और आर्द्रता। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार। इस प्रकार से आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपको मिलेंगे अगले दिन, अगले वीडियो में। तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद, वंदे भारत।